हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लास। मैं हूं सचिन चौरसिया। आज हम लोग फिजिक्स 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ी बहुत विज्ञान तो पढ़ी है, उसी को हम लोग अब थोड़ा सा विशेषीकृत रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को हम आज फिजिक्स पे चर्चा करेंगे। और पहले चैप्टर का नाम है भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड। तो आप लोगों ने फिजिक्स चूज करके कोई गलती नहीं की, बल्कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ठीक है, तो हम लोग आज 11th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है भौतिक जगत, उसकी चर्चा करेंगे। अब भौतिक जगत आखिर होता क्या है, जिसमें हम लोगों को ये देखना है कि भौतिक या भौतिकी का अर्थ है हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, या फिर जो चीज़ हम लोग करते रहते हैं, जो भी चीज़ हैं, तो उसके उनका हम लोगों को क्या देख रहे हैं, वो कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जब विषय के रूप में देखा तो उसके अध्ययन को हम लोग नाम दे देते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स। ठीक, अब फिजिक्स का अर्थ होता है जिसमें हम लोगों को मुख्य रूप से ध्यान दें तकनीकी विकास पर। ठीक, अब तकनीकी विकास का अर्थ क्या है कि हम लोग जो भी आज के समय में काम कर रहे हैं, हम लोगों का उद्देश्य होता है कि हम लोग उसको अपनी लाइफ में ईजिली प्रकार से उपयोग कर सकें, अपने लाइफ को अधिक से अधिक कहने को विकास उन्मुख बना सकें। इसके लिए हम लोगों को भौतिकी या विज्ञानी कहने को भौतिकी का सही प्रकार से ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए हम लोग कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों को भौतिकी की परिभाषा देखनी पड़ेगी। तो भौतिकी की परिभाषा क्या होती है? भौतिकी के अंतर्गत या इसके अंतर्गत आप लोग प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का तर्क संगत अध्ययन करते हैं, जिसमें विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के साथ तकनीकी विकास पर जोर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप तकनीकी विकास पर ज़रूर ध्यान देना, तकनीकी विकास, क्योंकि जब तक हम लोग तकनीकी विकास पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों की विज्ञान की पढ़ाई कोई खास यूजफुल साबित नहीं होगी। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य, चाहे आप किसी भी विज्ञान की, बल्कि हम तो अब ये बोलेंगे आप किसी भी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सब लोगों का उद्देश्य होता है कि हम लोग तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी का विकास करें, अपने जीवन को अधिक से अधिक सरल और सुगम बनाएं। इसका भौतिकी का एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है कि भौतिकी में हम लोग जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई सिद्धांत होता है, फिर नियम होता है। ठीक है, उन नियमों और सिद्धांतों का हम लोग को तर्कपूर्ण एक सही प्रकार से सोच विचार के जो काम किया था उसी को बोलते हैं तर्कपूर्ण, उसका तर्कपूर्ण प्रयोग करना होता है। जिन दोनों के सही प्रकार के तालमेल को ही हम लोग नाम दे देंगे तकनीकी विकास, और तकनीकी विकास को ही आज के समय हम लोग कहेंगे एक सुपर भौतिकी। एक छोटा सा हम लोगों को परिचय इनका भी लेना पड़ेगा। सर आइजैक न्यूटन, जिनको हम लोग भौतिकी के पिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो 1643 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1627 में हुई थी। और इनके बारे में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज करके दी। जो आप लोगों ने उदाहरण सुन रखा कि जो सेब फल था जो ऊपर से नीचे गिर रहा था, उसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाया। उसी के बाद से अन्य वैज्ञानिकों को विज्ञान के प्रति सोचने का आधार दे दिया। और इसके अलावा ने और भी काफ़ी खोजें की जिनका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग को पता, हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुसंधान करना। अनुसंधान सामान्यतः कौन करते? वैज्ञानिक, मतलब जिसमें हम लोग सोच विचार के कोई भी कार्य करते हैं उसको बोलते हैं वैज्ञानिक। तो अनुसंधानों में जो वैज्ञानिक विधियां होती हैं उसके कुछ चरण होते हैं। सामान्यतः उसके चरण कितने होते हैं? 5। तो उस 5 चरणों का उल्लेख आपके सामने किया गया है। तो पहला चरण क्या होता है? उसमें क्रमबद्ध परीक्षण। क्रमबद्ध परीक्षण का मतलब, जो परीक्षण का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ हम लोग अपने आसपास देखते हैं उसको हम लोग जब देखते हुए सोच रहे हैं तो उसको बोलते हैं परीक्षण करना। तो उसका बस आपको जो सोचने का क्रम है उसको एक सही लेके जाएं। तो जब वो सही प्रकार से सोचोगे उसको नाम दे देंगे क्रमबद्ध परीक्षण, जिसके लिए हम लोगों को शब्दों में इसको हमने समेटने की कोशिश की है। सुनियोजित प्रयोग व आंकड़ों का एकत्रण करना। आंकड़े क्या होते हैं? जो आसपास आप देख रहे हो, ठीक है ना, उनको आप किसी न किसी प्रकार से ज्ञान में या डेटा में लेके जब यूज कर रहे हो तो उसी को हम लोग आंकड़ावाड़ी यूज कर लेते हैं। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो भी आसपास आप देख रहे हो उसका उपयोग या प्रयोग कैसे होता है वो आपको सोचना है और साथ में उसको एकत्रित करना है ताकि उसको आगे की विधियों में आप यूज कर सकें। फिर उसका अगला चरण किसका आएगा? तो आप बोलेंगे परिकल्पना की स्थापना। परिकल्पना क्या होती है? एक प्रकार की सोच है जो सामान्यतः कई बार सामने स्पष्ट रूप से देखी तो नहीं जाती, पर वो होती है, उसके बारे में आपको सोचना है। वैज्ञानिकों का या फिर जो विद्वान होते हैं उनका काम ही होता है परिकल्पना स्थापित करना। तो परिकल्पना के तहत आपने जो पीछे आंकड़े एकत्रित किए थे उन्हीं आंकड़ों की आप व्याख्या करने हेतु कार्यकारी नियम बनाने की कोशिश करेंगे। अब नियम क्या होता है वो आपको आगे चलेगा पता। अगला चरण होगा आपका परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? आप परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे, फिर भविष्यवाणी करेंगे या करने की कोशिश करेंगे और नवीन प्रयोगों से आपने जो ऊपर परिकल्पना स्थापित की हैं उन नवीन प्रयोगों से उनकी सत्यता का जांच करेंगे। सिद्धांत, इसके बाद आपका अगला उद्देश्य सिद्धांतों की स्थापना करना। तो प्रयोग द्वारा सत्यापित परिकल्पना को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं।
इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा हम लोगों जितने भी मशीनें हैं, जितने भी हम लोगों के परीक्षण हैं, उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा आप उनका उपयोग करते हो, उनकी सत्यता की जाँच करोगे। सिद्धांत का अगली चीज़ आती है नियम, रूल्स। नियम की स्थापना कैसे होती है? यदि सिद्धांत सभी घटनाओं, परीक्षणों तथा तथ्यों पर खरा उतरता है तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? नियम कह देते हैं। अर्थात सिद्धांत और नियम में बस आप एक छोटा सा अंतर ये बोलेंगे, सिद्धांत जो होता है थोड़ा सा सीमित दायरे वाला होता है, मतलब ये कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। लेकिन वो नियम कब बनेगा? जो आप जिसे आप उससे संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों पर या फिर मामलों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिद्धांत थोड़ा सा सीमित है और नियम आपका असीमित या फिर कहने को पूर्णतः सत्य होगा। तो बस आखिरी में आपको बस ये याद रखना है कि अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि के तहत आपको कुल मिला के कितने चरणों का उपयोग करना है? 5। तो ये 5 चरण आपके काफ़ी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भौतिकी का कार्यक्षेत्र, कि हम लोग जो भौतिकी या फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग कार्यक्षेत्र के रूप में। तो भौतिकी का उपयोग तो है तो सब जगह, लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना, उसकी हम लोग आज चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो भौतिकी का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? तो हमारे आसपास जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनको सफल तरीके से व्याख्या कर पाना, या फिर सीधी बात है कि उसको हम लोग कहने को एक ईजी से ईजी तरीके से किसी भी व्यक्ति को समझा सकें, यही हमारी भौतिकी का मुख्य उद्देश्य होता है और वो उसका कार्यक्षेत्र बन जाता है। सबसे पहले हम लोग रहते कहाँ हैं? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में प्रकाश के बहुत सारे स्रोत हैं। इसी प्रकार से आगे हम लोगों को इकाइयाँ पढ़ना है, फिर और भी ज़्यादा हम लोगों को राशियाँ पढ़ना है, तो सभी का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? भौतिकी में, और वही कहलाएगा हम लोगों की भौतिकी का कार्यक्षेत्र। तो हमने सीधी बात हम लोगों को बस इतना ध्यान देना है, समझना है कि भौतिकी के अंतर्गत हम लोगों को जो जो पढ़ाई करनी है, जिन जिन चीज़ों को एक दूसरे को समझाना है, वही हमारा भौतिकी का कार्यक्षेत्र या फिर उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को अब ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि भौतिकी में आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो उसी को हम लोग भौतिकी की कुछ शाखाओं में बांट देंगे। सबसे नंबर 1 पे आप लोग पढ़ेंगे क्या? यांत्रिक तथा पदार्थ के सामान्य गुण। इसके तहत हम लोग सबसे पहले यांत्रिकी में सबसे पहले आप लोगों को गति पढ़ना पड़ेगा, कार्य पढ़ना पड़ेगा, ऊर्जा पढ़ना पड़ेगा, पदार्थ के कुछ सामान्य गुण। पदार्थ के कुछ सामान्य गुणों के तहत आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, प्रत्यास्थता हो गया, हम लोगों का प्लवन हो गया, है ना, और तरंग दैर्घ्य वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग पदार्थ के सामान्य गुण में पढ़ेंगे। दूसरा शाखा मानी जाती है ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा को आप लोग हीट के नाम से जानते हैं, और ऊष्मा गतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मा के द्वारा किसी मशीन को चलाना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा गतिकी कहलाता है। जैसे हम लोगों के जितने भी वाहन हैं वो मुख्यतः उनके इंजन किस वाले सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आप लोगों को आंसर देना होता है ऊष्मा गतिकी। मतलब उसमें पहले ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद ही हम लोगों के जो इंजन के गियर्स वगैरह वो मूव करके हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो वो ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत कहलाएगा। प्रकाश तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ही हम लोगों के लिए, कि प्रकाश के द्वारा हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश के काफ़ी सारे नियमों का उपयोग करके हम लोग कई सारे यंत्रों का उपयोग करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर भी किस पे काम करते हैं? प्रकाश की तकनीक पे। ठीक है। ध्वनि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे हम लोगों का। ध्वनि के तहत हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि किस प्रकार से काम करती है, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि की तरंग प्रकृति क्या है, ऐसा सब इसमें चर्चा की जाएगी। चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट घटक है हमारी लाइफ में, इसका उपयोग भी काफ़ी मशीनों और विधियों में किया जाएगा। अगला शाखा का नाम दिया गया है विद्युत और विद्युत गतिकी। तो विद्युत भी हम लोग जानते हैं कि विद्युत तो आज हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा है, और विद्युत गति के माध्यम से फिर से क्या है कि जब आप विद्युत के द्वारा किसी भी वाहन को या फिर किसी भी मशीन को गति प्रदान करोगे तो विद्युत गतिकी का सिद्धांत कहलाएगा। और सबसे लास्ट में ले जाओगे आप आधुनिक भौतिकी। इसको मुख्यतः आप लोग 12th क्लास में या फिर आगे जाके अपने ग्रेजुएट डिग्री में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आधुनिक भौतिकी में क्या देखने को मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी हम लोगों के परमाणु नाभिक वगैरह हैं, उन सब के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो मुख्य रूप से जो भौतिकी की आदिकाल से जो शाखाएँ बनाएंगी वो इनको इन 7 शाखाओं में बांटा गया है। तो एक सीधा क्वेश्चन हम लोग की एग्जाम्स में यही बनेगा कि भौतिकी की शाखाएँ सामान्य रूप से कितनी, तो आप आंसर लगाएंगे 7, और जिनके नाम पूछे जाएंगे तो हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान किताबों के अनुसार भौतिकी को केवल 2 भागों में बांटा जाता है। एक चलता है चिरसम्मत अर्थात क्लासिकल का अर्थ ये है कि जिसको हम लोग आदिकाल से पढ़ते आ रहे हैं, और दूसरा हो जाएगी हम लोग की आधुनिक भौतिकी, जिसको हमने पीछे 7वें नंबर पर पढ़ा था। ठीक है। तो चिरसम्मत भौतिकी में आप क्या ध्यान देंगे? चिरसम्मत भौतिकी में आप लोग इस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करेंगे जो सामान्यतः हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब उनका आपस में अध्ययन किया जाएगा तो उसको हम लोग नाम देंगे चिरसम्मत भौतिकी या फिर क्लासिकल
फिजिक्स जिसको आसानी से हर व्यक्ति समझ सके। इसमें उदाहरण के लिए आप लोग ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, इन सभी गुणों का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद फिर जो दूसरी भौतिकी रहेगी उसको हम लोग नाम देंगे कौन सी, आधुनिक भौतिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। इसमें इसे सूक्ष्म भौतिकी भी कहोगे आप। और सूक्ष्म से अर्थ क्या होता है, जो हम लोगों को दिखेगा तो नहीं लेकिन इस व्यवहारिक लाइफ में इसका उपयोग होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, परमाणु, नाभिक, क्वांटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर किरणों का उपयोग, ये सब किस में आ जाएगा, हम लोगों को आधुनिक भौतिकी में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना होगा किस पे, भौतिकी की विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। क्या हम लोगों को ये पता है कि भौतिकी क्या अपने आप में स्वतंत्र है, तो हम बोलेंगे नहीं, भौतिकी का संबंध विज्ञान की अन्य शाखाओं से भी है। जैसे हम लोग ध्यान दें गणित और भौतिकी का आपस में क्या संबंध है, तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि गणित और भौतिकी को एक दूसरे की कहने को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक, तो गणित और भौतिकी के मामले में एक कॉमन लैंग्वेज क्या चलती, गणित ही जो है वो भौतिकी की भाषा है। अर्थात भौतिकी को समझने के लिए आपको गणित का ज्ञान रखना आवश्यक है। अर्थात जो भौतिकी हम लोग लिखेंगे या पढ़ेंगे वो किस में लिखेंगे, तो आप बोलेंगे गणित में लिखेंगे। अर्थात गणित के जो भी नियम है वहाँ पे भौतिकी का उपयोग होगा, भौतिकी के जो नियम है वहाँ पे गणित का उपयोग होगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए पूरक का काम भी करते हैं। हम लोगों ने जो ध्यान दिया, कृत्रिम उपग्रह हो गए, कंप्यूटर हो गए, लेजर किरण इत्यादि हो गए, इन सभी में हम लोग भौतिकी में अध्ययन करते हैं, लेकिन इन सब में हम लोग साथ में गणित के रूल्स और रेगुलेशंस भी लगाएंगे। अगला हम लोगों की शाखा है रसायन विज्ञान के साथ में भौतिकी का संबंध। तो हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान में भी हम लोगों को काफ़ी प्रकार के अध्ययन करने हैं और साथ में जिनमें फिजिक्स को भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि बात करें चुंबकीय अनुनाद, एक्स किरणन और न्यूट्रॉनों के विवर्तन, तो इन सब चीज़ों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन साथ में जब तक फिजिक्स का ज्ञान नहीं होगा इन चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगली शाखा का नाम है जीव विज्ञान तथा भौतिकी। तो इन दोनों का संबंध भी हम लोगों को काफ़ी हद तक ज्ञान होना चाहिए। बीमारियों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के मापक उपकरण, जैसे थर्मामीटर की बात कर लो आप लोग, है ना, हम लोगों की ईसीजी मशीन की बात कर लो, तो ये सभी जो हैं इनका उपयोग तो होगा जीव क्षेत्र में, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन उनको बनाया जाएगा किससे, भौतिकी की तकनीकों की सहायता से। अर्थात जीव विज्ञान और भौतिकी का भी आपस में काफ़ी हद तक संबंध है। फिर अगली विज्ञान है हमने खगोल विज्ञान, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी या फिर ब्रह्मांड का विज्ञान भी कहते हैं। तो खगोल विज्ञान तथा भौतिकी का भी आपस में काफ़ी घनिष्ठ संबंध देखा जाता है। जैसे हम लोग बोलें खगोल विज्ञान में विभिन्न प्रकार के तारे, ग्रह तैर तो रहे हैं, अब इनकी दूरी क्या होगी, इनका आपस में संबंध क्या होगा, इनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसका ज्ञान केवल किसके माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है, तो आप आंसर लगाएंगे भौतिकी के द्वारा इनको स्पष्ट किया जा सकता है। तो अभी तो केवल हम लोगों को परिचय देना है इस चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर में केवल फिजिक्स का परिचय ही है। ठीक है, अब हम लोगों को ये भी पता है कि प्रकृति में कई प्रकार के बल पाए जाते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी बल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनमें से फिजिक्स में कौन कौन से बलों का हम लोगों को अध्ययन करना होता है, तो उनकी यहाँ पे हम लोगों से को चर्चा दी गई है। तो कुल मिला के हम लोगों को यहाँ पे 4 बलों की चर्चा करनी है। सबसे पहले बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरे बल का नाम क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरे बल का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय बल। चौथे बल का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे प्रबल चुंबकीय बल। तो पहला बल जो हमने बोला आपसे गुरुत्वाकर्षण बल, ये कहाँ देखने को मिलता है हम लोगों के लिए, तो पहला जो बल है, पहला बल आपको देखने मिलेगा ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड। ब्रह्मांड में हम सब लोग जितने भी लोग हैं सबके बीच में कोई ना कोई बल काम कर रहा है। उस बल को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यदि आपसे कोई ये पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कितनी दूरी तक अप्लाई हो सकता है, तो इसके लिए आप आंसर लगाएंगे अनंत। मतलब 2 ऐसे कोई भी पिंड जिनके बीच की दूरी अनंत है, मतलब वो कितनी भी दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच में ये वाला बल महसूस किया जा सकता है। और इस बल की आपेक्षिक प्रबलता सामान्यतः औसत रूप से कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 10⁻³ और बल का मतलब होता है न्यूटन। ठीक, अगला लिखा है यहाँ पर दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिक तो आप लोग समझते ही हैं। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो कुछ मूल कणों, मुख्यतः किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में देखने मिलेगा। जैसे हम लोगों को पता है नाभिक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर नाभिक इस टाइप से होता है। नाभिक के अंदर कौन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सामान्य न्यूट्रॉन जो होते हैं इनके पास अपना खुद का मतलब उनका खुद का एक भार होता है, और बाहर इसके चारों कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इनके बीच में जो बल रहेगा उस वाले बल को हम लोग क्या नाम देंगे, दुर्बल। इसको दुर्बल क्यों कहा गया, हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन जो हैं अपनी कक्षा छोड़ के कभी भी बाहर जा सकते हैं या फिर नए इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ सकते हैं। अर्थात इनके बीच में कौन सा बल है, तो आप बोलेंगे दुर्बल नाभिकीय बल है। इसकी जो परास होगी लगभग में कितनी होगी, 10⁻16 मीटर, मतलब एक छोटी सी होगी। और इसकी आपेक्षिक प्रबलता कितनी होगी, 10⁻13 न्यूटन। इन सभी के मात्रक क्या चलेंगे, न्यूटन चलेंगे। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर अगला यहाँ पर लिखा है विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबक बल से अर्थ क्या होता है कि ऐसे कोई भी कण जिनके पास कोई ना कोई आवेश होता है। ठीक,
और उनके पास कोई ना कोई आवेश होता है, उस आवेश के कारण एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिघर्षित करते हैं। सामान्यतः आकर्षित करते हैं, अपन को यहाँ पे ये मान के चलना है। तो जहाँ जो आवेशित कण होते हैं उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, तो आप बोलेंगे विद्युत चुंबकीय बल लगेगा। इनकी आपेक्षिक प्रबलता कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 10⁻⁻2 न्यूटन होती है। और इनका परास क्या देखने मिलेगा, तो ये कितनी भी दूरी पे क्यों ना बैठे हों, कुछ ना कुछ बल का तो ये लोग आभास करेंगे परस्पर। जिस प्रकार से हमने ऊपर पढ़ा दुर्बल नाभिकीय बल, उसी प्रकार से एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। और ये कहाँ लगता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं भारी मूल कण के बीच। सामान्यतः ये वाला जो बल होता है, ये वाला बल जो होता है सामान्यतः कहाँ लगता है, नाभिक के अंदर ही लगता है। हम लोगों को पता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जिस बल से जुड़े होते हैं, उस बल को हमें क्या नाम देना होता है, प्रबल नाभिकीय बल। ये इतना प्रबल होता है कि इसको आसानी से नष्ट नहीं किया सकता। हम लोग देख भी पा रहे होंगे इन सभी पर 10 मतलब 10 के ऊपर माइनस की पावर, मतलब ये सारे बल बहुत छोटे हैं और इस बल के ऊपर कोई पावर नहीं। मतलब सभी बलों में सबसे ज़्यादा प्रबल बल कौन सा है, सर्वाधिक प्रबल बल आप किसे बोलेंगे, तो प्रबल नाभिकीय बल, या फिर हम इसको दूसरा नाम देंगे आंतरिक नाभिकीय बल। इसको एक और शब्द चलता है कौन सा, आंतरिक नाभिकीय बल। तो ये सर्वाधिक प्रबल होता है। हम लोगों को जो भी 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हम लोग 11th-12th क्लास में, उसमें एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है कि सभी बलों में सबसे अधिक प्रबल बल कौन सा है। तो आवाज़ के लिए हम लोग आंसर लगाएंगे प्रबल नाभिकीय बल या फिर आंतरिक नाभिकीय बल, जो कि सामान्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे भारी कणों के बीच लगता है। इसकी परास क्या रहेगी, तो नाभिक की त्रिज्या हम लोग को पता है लगभग में कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। इसी को हम लोग फेम्टोमीटर के नाम से आगे याद करेंगे अगले चैप्टर में। तो 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज तक ये वाला बल आसानी से महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो बस आखिरी में सारांश इसमें हमें यही याद रखना है कि प्रकृति में फिजिक्स के तहत जितने भी बल होते हैं उनकी संख्या मात्र कितनी मानी जाती है, 4। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में हम लोगों को क्या अध्ययन करना है, कुछ प्रमुख भौतिकीय, कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी तथा उनसे संबंधित वैज्ञानिक। अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा की थी कि फिजिक्स या विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान करना। तो अनुसंधान आज का तो है नहीं, अनुसंधान जो है पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो जो पिछले समय काफ़ी समय से चला है उसमें कुछ अनुसंधान सफल रहे। तो सफल अनुसंधान करने वालों को हम लोगों ने क्या नाम देते, वैज्ञानिक। तो उन वैज्ञानिकों ने किन किन सिद्धांतों पर अनुसंधान किया और किन किन सिद्धांतों की स्थापना की या फिर किन किन मशीनों की खोज की, उनकी चर्चा आज हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उल्लेखनीय नाम हमने लिया है किसका, वायुयान का। तो प्रौद्योगिकी तथा हमने लिया वायुयान। तो वायुयान का वैज्ञानिक सिद्धांत किस पे काम करता है, तो हम बोलेंगे बर्नौली का सिद्धांत। अब बर्नौली का सिद्धांत जो होता है मुख्यतः ये तो दाब पे काम करता है। हम लोगों को पता है कि हर चीज़ जो होती है अधिक दाब से कम दाब की जाने की कोशिश करती है। और ये भी हम लोगों को पता है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कैसा होता है, कम होता है। तो इसी वाले बर्नौली के दाब के सिद्धांत के आधार पर जो हमारा हवाई जहाज या वायुयान है वो नीचे के अधिक दाब से कहाँ की ओर अग्रसर हो जाता है, ऊपर के न्यून दाब की ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरी प्रौद्योगिकी में लिया हम लोगों ने किसको, ऊष्मा इंजन को। जैसे हम लोगों के 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, वो सभी के अंदर ऊष्मा इंजन लगे होते हैं। तो ऊष्मा के इंजन किस नियम पे काम करते हैं, तो आप लगाएंगे उसके लिए ऊष्मा गतिकी का नियम, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला विद्युत जनरेटर, आप सब लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, मुख्यतः शादी आदि में इसका उपयोग किया जाता है, हम लोगों ने देखा है। तो विद्युत जनरेटर जो काम करता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा हम लोगों को आगे के चैप्टर्स में करनी है। तो अभी तो आपको केवल इतना याद रखना है कि किस वाली मशीन में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। ये अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों में हम लोगों से पूछे जाएंगे। रॉकेट नोजन, जिसके द्वारा हम लोग अपने यहाँ से रॉकेट या मिसाइल्स वगैरह छोड़ते हैं, उसमें रॉकेट नोजन सिद्धांत का उपयोग होता है। इसमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है, तो आप लगाएंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत या फिर न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात कौन सा नियम, तो न्यूटन का हम लोग बोलेंगे इसको साथ में तीसरा नियम। तो न्यूटन का ये तीसरा नियम है। नाभिकीय रिएक्टर, जहाँ पे इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और साथ में मेडिकल साइंस में होता है, मुख्य रूप से मेडिकल साइंस में होता है। तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंद न्यूट्रॉन के द्वारा यूरेनियम का नियंत्रित विखंडन किया जाता है। तो ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ रखा है हमारे ख्याल से पहले से, कि यूरेनियम जो है काफ़ी हद तक एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसके विखंडन के द्वारा हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और फिर उस ऊर्जा के द्वारा हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। रेडियो और टेलीविज़न हम लोग की व्यवहारिक लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन का सिद्धांत या फिर उनके संचरण और संसूचन का सिद्धांत का उपयोग करेंगे। अगली कहानी हम लोगों को लेनी है किसकी, लेजर किरणों की। लेजर किरणें जो होती हैं ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आप लगाएंगे उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा उत्पादन प्रकाश का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ और उपकरण है अभी
जैसे कण त्वरित। कण त्वरित के द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा कण कितना आवेशित है, कितना आवेशित नहीं। तो इसमें हम लोग कौन से सिद्धांत का उपयोग करेंगे? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति। ठीक, अगला है जल विद्युत पावर। जल विद्युत पावर जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाएगा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हम लोगों को पता है गुरुत्व के तहत प्रत्येक वस्तु ऊपर से कहाँ आती है? नीचे आती है। जल विद्युत पावर थोड़ा सा ईजी है समझाना, इसके चर्चा हम लोग अभी कर लेते हैं। इसमें बांध बने होते हैं, बांधों के माध्यम से पानी जो होता है नीचे गिराया जाता है और रास्ते में क्या लगा दिया जाता है? टरबाइन लगा दिया जाता है। तो गुरुत्वीय क्षमता के कारण, गुरुत्वीय पावर स्थितिज ऊर्जा के कारण जल नीचे क्यों आता है? हमारा टरबाइन क्या होता है? घूमता जाता है और इसके घूमने से हम लोग किसका उत्पादन कर लेते हैं? तो हम लगाएंगे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक, तो सीधी बात है, बस आपको इतना याद रखना कि जल विद्युत पावर है, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन के लिए हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। कंप्यूटर सबसे फेमस या सबसे उपयोगी वर्तमान उपकरण है जिसमें हम लोग केवल अंकीय तर्क परिपथ अर्थात ALU का यूज करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के रूप में। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन अति चालकता के नियम पे काम करता है। प्रकाशिक तंतु है जिसको आप लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हो। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। सबसे इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो हम लोग बोलेंगे इंटरनेट की केबल। इंटरनेट की जो प्रकाश वाली केबल है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, अगला क्या लिखा? प्रकाश विद्युत सेल। अब प्रकाश से हम लोग क्या बनाएंगे? विद्युत बनाएंगे अर्थात सोलर सेल। तो प्रकाश विद्युत सेल का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? तो हम लोग आंसर लगाएंगे सोलर सेल। आज हम लोग देखते हैं गांव गांव में खम्भों पर सोलर सेल की स्थापना की जाती है जो सूर्य के प्रकाश से सीधा क्या बनाते हैं? प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, तो इसका नियम भी वही बनेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसकी खोज हमारे आइंस्टीन साहब ने की थी। अगला क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। मतलब हम लोग को इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों को यदि देखना है तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का उपयोग आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में करेंगे जिसके माध्यम से हम लोग विभिन्न कणों को देख पाएंगे। तो ये थे हमारे विभिन्न उपकरण जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कौन सी तकनीक का उपयोग किस उपकरण में होता है। अगला हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उनका भौतिकी या विज्ञान में योगदान, जिनमें सबसे पहले उल्लेखनीय हमारे भौतिकी के पिता सर आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पर साथ में हम लोगों ने ये भी उल्लेख किया है कि कौन सा वैज्ञानिक किस देश का था और उसने क्या योगदान दिया। तो सर आइजैक न्यूटन जो थे इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनको फिजिक्स का पिता कहते हैं। 2-3 बार हमने आज की क्लास में ही बताया। इनका योगदान क्या है? तो आप बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा इनने, प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत और दूरदर्शी तथा गति के नियम। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा डाउट यदि होगा तो इस पे होगा। इसकी चर्चा हम लोगों ने 10th क्लास में अभी तक नहीं की है। तो कड़ी का सिद्धांत, प्रकाश जो होता है, प्रारंभ में वैज्ञानिकों का आपस में थोड़ा सा ये मतभेद था कि प्रकाश आखिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता कैसे है। तो प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में भी चलता है और प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी चलता है। अर्थात प्रकाश में खड़े होकर यदि आपको गर्मी लग रही है तो उसको बोलते हैं आपके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा आ गई। तो ऊर्जा किसके रूप में आई है? तो हम बोलेंगे कण के रूप में। तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने हम लोगों को बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है और तरंग प्रकृति आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा दी गई? डी ब्रॉगली के द्वारा। ठीक, तो यही जो कणी का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा। गैलीलियो गैलीली दूसरे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हमारे फिजिक्स के, इटली के रहने वाले थे। इन्होंने दूरदर्शी खोजा, जड़त्व का नियम दिया। दूरदर्शी अर्थात हम ब्रह्मांड के किसी पिंड को किस प्रकार से देखते हैं, कैसे देखते हैं, सबसे पहले किसने खोज के दिया? गैलीलियो गैलीली ने। अगले हैं माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का संबंध मुख्य रूप से विद्युत के साथ में है। तो ये इंग्लैंड के, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए, विद्युत अपवर्तन के नियम दिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे हम लोग इंडक्शन, जो आजकल इंडक्शन गैस वगैरह आ रहे हैं वो सब काम करते हैं, विद्युत हीटर वगैरह, ये सभी मुख्य रूप से किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। अल्बर्ट आइंस्टीन, आज के समय में हर बच्चा या हर व्यक्ति चाहता हमारा दिमाग किसके जैसा हो, तो हम बोलेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा, आइंस्टीन के जैसा। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, द्रव्यमान ऊर्जा जिसको आप लोग E=mc² के नाम से पढ़ चुके हैं पीछे की क्लासों में, वो इनके द्वारा दिया गया। अगले वैज्ञानिक हमारे कौन? जेम्स चैडविक।
तो जेम्स चैडविक इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की है? न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, अगले हैं हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। परमाणु में नाभिक का अस्तित्व, ब्रह्मांड का प्रसारवाद इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, एडविन हबल, ये एक खगोल विज्ञानी थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। ब्रह्मांड का प्रसारवाद, ब्रह्मांड का प्रसारवाद किसके द्वारा दिया गया? तो हम उसके लिए आंसर लगाएंगे क्या? हबल। और आर्किमिडीज यूनान के रहने वाले थे। आर्किमिडीज के द्वारा सिद्धांत दिया गया प्लवन का। प्लवन को हम लोग अपनी व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं क्या? तो आप बोलेंगे तैरना। तो तैरने संबंधी जो भी नियम दिए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? आर्किमिडीज के द्वारा। आगे की क्लासों में हम लोगों को इस पर भी विशेष ध्यान देना, आर्किमिडीज के सिद्धांतों पे, तो इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अभी हाल तो आपको बस इतना याद रखना है कि न्यूटन का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो आप बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण संबंधी। मुख्य रूप से क्वेश्चन इसके यहाँ से बनेंगे। गैलीलियो साहब ने मुख्य रूप से किस चीज़ पे काम किया? तो आप उसके सबसे महत्वपूर्ण आंसर उनका दूरदर्शी। उसके अलावा हम लोग जब गति का नियम पढ़ेंगे तो गति में जो प्रथम नियम है गति का, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व संबंधी परिभाषा जो दी गई हैं गैलीलियो के द्वारा दी गई हैं। और प्रथम गति के नियम तो है मुख्यतः किसके? न्यूटन साहब के। माइकल फैराडे, तो इनका मुख्य योगदान है किस क्षेत्र में? विद्युत के क्षेत्र में। ठीक है, आइंस्टाइन को सब लोग जानते हैं। आइंस्टाइन सबसे महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। आधुनिक जगत में इन्हें काफ़ी कंपटीशन रहते हुए भी काम किया है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा? सापेक्षता का सिद्धांत, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा किस प्रकार से व्यवहार कर सकती है, ये इनने समझाया। जेम्स चैडविक, इनने एक खोज की। जेम्स चैडविक ने क्या खोज की थी? न्यूट्रॉन, जो हम लोगों के परमाणु यानी विद्युत उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। रदरफोर्ड ने किस चीज़ की खोज की? तो रदरफोर्ड का मुख्य नाम मिलेगा हम लोगों को इसमें नाभिक। नाभिक की खोज करके दी रदरफोर्ड साहब ने। फिर अगला है हमारा कौन? हबल। तो हबल जो एक खगोल वैज्ञानिक हमने पीछे बताया, तो हबल जो है उनने ब्रह्मांड के प्रसार, हम सबको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है। तो ये वाली बात सबसे पहले किस व्यक्ति ने स्पष्ट की? तो उसके लिए हम लोग आंसर लगाएंगे हबल। आर्किमिडीज किस देश के रहने वाले थे? तो हम लोग बोलेंगे यूनान के। ठीक है, तो जो आर्किमिडीज थे इनका मुख्य सिद्धांत था वो किस पे आधारित है? प्लवन। और प्लवन हमने बताया, प्लवन को हम लोग अपनी व्यवहारिक भाषा में क्या बोलते? तैरना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और, जिनमें जे थॉमसन का नाम उल्लेखनीय है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने मुख्य रूप से इनका कार्य है इलेक्ट्रॉन की खोज। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आयन का विशिष्ट आवेश, इन पर भी इन्होंने अनुसंधान किए। बाकी सबसे महत्वपूर्ण थॉमसन साहब का इलेक्ट्रॉन की खोज, ये हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा रखा है। हेनरी बेकरल, केवल बेकरल को भी आपने पढ़ रखा है। हेनरी बेकरल फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया। रेडियो एक्टिविटी भी आप समझते, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं प्रकृति में, केमिस्ट्री का मुख्यतः टॉपिक होता है, जिनके अंदर से लगातार एक ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। उस ऊर्जा को हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा कण। इन रेडियो एक्टिविटी को आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स में एक बहस चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार या फिर खोज की थी। फिर मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, ये पोलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने मुख्य रूप से किस चीज़ में योगदान दिया है? तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी बनाई इनने। ठीक है, रेडियम व पोलोनियम का आविष्कार भी किया। एक आप लोग केमिस्ट्री में टॉपिक ये तथ्य भी पढ़ेंगे कि पोलोनियम जो है मैडम क्यूरी द्वारा खोजा तो गया, और साथ में ये प्रकृति में ना पाया जाके लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला पहला तत्व था। ठीक, लुइस डी ब्रॉगली, फिर इनको आप केवल डी ब्रॉगली के नाम से जानते हो। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने द्रव्य अर्थात किसी भी प्रकार के पदार्थ की तरंग प्रकृति के बारे में ज्ञान दिया। तो ये तो हम लोगों के विश्व के वैज्ञानिक थे। इसके अलावा हमारे कुछ भारतीय वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने भौतिकी के विकास में काफ़ी हद तक योगदान दिया है। तो जिनमें से प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको आप CB रमन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारत देश के रहने वाले थे। योगदान इनका क्या है? अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, मतलब मुख्य रूप से इनकी खोज है जो किससे संबंधित है? तो हम लगाएंगे उसके लिए प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ क्या? तो प्रकाश जो होता है हम लोग देखते पूरे आकाश में यहाँ से लेकर वहाँ तक फैल जाता है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तथ्य प्रमाणित किसने किए हैं? तो उसके लिए हम लोग को आंसर लगाना है CB रमन। इसी को प्रकीर्णन कोई बोलते हैं रमन प्रभाव। ठीक है, इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। तो हमारे CB रमन साहब को भौतिकी के क्षेत्र में प्रकीर्णन की खोज के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा साहब की बात आएगी। ये भी भारत के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कॉस्मिक का अर्थ फिर से क्या होता है? कॉस्मिक का अर्थ होता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में भी कोई ना कोई ऊर्जा है।
जिसके कारण से प्रत्येक पिंड जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई व्यवहार कर रहा है। तो उन्हीं को बोलते ब्रह्मांड ही है या फिर कॉस्मिक किरणों। तो कॉस्मिक किरणों का सोपानी अर्थात स्टेज 22 प्रक्रम किसने समझाया? उसके लिए हम लोग आंसर लगाएंगे होमी जहांगीर भाभा। फिर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष विज्ञानी या भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, तो विक्रम साराभाई माने जाते हैं। जो रॉकेट संबंधी सारे काम का शुरुआत किसने की हमारे भारत में? विक्रम साराभाई ने। तो इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान पर महत्वपूर्ण प्रयोग करके दिए और हमारे भारत में इस क्षेत्र में विकास प्रारंभ कराया। एस.एन. बोस, ठीक, तो एस.एन. बोस जो है इनको आइंस्टीन का साथी भी मानते हैं, इनका आइंस्टीन का शिष्य भी मानते हैं। तो ये भारत के रहने वाले थे। इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी का विकास किया। क्वांटम सांख्यिकी, आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़ रखे हैं, तो इन्होंने उस क्षेत्र में और अच्छे काम करके दिए। जगदीश चंद्र बोस भारत के रहने वाले थे। अति लघु रेडियो तरंगों का इन्होंने उत्पादन समझाया। अति लघु मतलब माइक्रोवेव्स के उत्पादन के बारे में जानकारी दी। और पीछे आप लोग हमारी इमेज स्लाइड पे चित्र देख रहे हैं अपने महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये भारत के क्या हैं? मिसाइल मैन, ठीक, इनको कहा जाता है मिसाइल मैन। मतलब भारत में जो मिसाइल तकनीकी है वो किसके द्वारा विकसित की गई? हमारे वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम। खासकर इनकी सबसे पहली मिसाइल का नाम जो उल्लेखनीय रहता है आज भी, जिसके पीछे हम लोग चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त, इसका नाम जरूर आता है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इस 11th क्लास के पहले चैप्टर भौतिक जगत का यहाँ पे अंत करते हैं। इसमें तो अभी हम लोगों ने केवल ये जाना है कि हम लोगों को पूरे अपने भौतिकी में मुख्य रूप से पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें अभी कल परिचय हुआ है, तो आगे की जो मुख्य क्लासेस हैं उनकी जानकारी हम लोग आपके साथ लेके जल्दी आएंगे, दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस क्लास से संबंधित जो भी आपके लिए डाउट लगे हों या जो भी आप लोगों को शिकायत हो तो नीचे हम लोगों के कमेंट बॉक्स में आप लोग हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।